Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about cloning of genes. क्लोनिंग सेल्स की भी होती है, ऑर्गेनिजम्स की भी होती है, जीन्स की भी होती है। क्लोनिंग ऑफ सेल से क्या मुराद है? जब माइटोसिस के जरिए नए सेल बने तो उन सारे सेल्स का जेनेटिक मेकअप सेम होगा, तो ये क्लोनिंग ऑफ सेल है। क्लोनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है? जब भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए, जैसे इस केस में रोज की कटिंग्स को इस्तेमाल किया गया है, एक जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे क्योंकि उसमें बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं आई, सीड फॉर्मेशन नहीं आई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि माइटोसिस का प्रोसेस ही इस्तेमाल होके नए ऑर्गेनिजम्स बन गए, तो ये क्लोनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म है। एनिमल्स की क्लोनिंग जरा डिफिकल्ट होती है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्लोनिंग ऑफ जीन्स जो है, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि एक ही जीन को की बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज, क्लोनिंग से क्या मुराद होता है? आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल सेल्स बन गए वो क्लोनिंग ऑफ सेल है, अगर आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स बन गए जेनेटिकली तो वो क्लोनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, अगर आइडेंटिकल जीन कॉपीज बन गई तो वो क्लोनिंग ऑफ जीन्स है। क्लोनिंग ऑफ जीन्स करने के 3 बेसिक तरीके हैं जो हम इस चैप्टर पे, इस लेवल पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आपने 8th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था। बेसिक उसी डायग्राम को रिवाइज करते हैं। जैसे अगर हमने ह्यूमन सेल से ग्रोथ हार्मोन का जीन लेना है तो उसको ले लेंगे और उसको कट करेंगे विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, स्टिकी एंड्स बन जाएंगे। फिर एक बैक्टीरियल सेल लेंगे जिसको तोड़ेंगे और उसके प्लाज्मिड को भी कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इसके भी स्टिकी एंड्स बन जाएंगे। इन दोनों को इकट्ठे मिक्स करेंगे तो ये इधर आके जुड़ने के चांसेस हैं, जुड़ जाएगा अगर डीएनए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का, तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। इस रिकम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड को अगर एक नए बैक्टीरिया में घुसा देंगे, इंसर्ट कर देंगे और वो वहां ग्रो करना, डिवाइड करना शुरू कर देगा, तो ये एक ऐसा बैक्टीरियल सेल होगा जिसमें कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन क्लोन हो गया, और सिर्फ क्लोन नहीं हुआ बल्कि वो अपना प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करेगा। ना सिर्फ ये कि जितनी दफा प्लाज्मिड से नया प्लाज्मिड बनेगा, बैक्टीरिया से नया बैक्टीरिया बनेगा, हर एक में नया ये जीन रिप्लिकेशन के जरिए आएगा, बल्कि इसी जीन की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी होगी, एक्सप्रेशन भी हो जाएगा और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन भी हो जाएगी। सो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोनिंग ऑफ जीन्स, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स एंड गेटिंग द प्रोडक्ट। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मिल भी जाएगा। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करना। जीन ऑफ इंटरेस्ट कोई भी हो सकता है। अभी पिछली एग्जांपल्स में हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की बात की, इंसुलिन का जीन, कोई भी जीन, किसी प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। इसको बनाने के, हासिल करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस। आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस में क्या किया जाता है? इन विट्रो। ये भी हमने पिछले भी जितनी बात की है ये इन विट्रो है। इन विट्रो, ये चीज इन विट्रो हो रही है, और फिर ये जब लिविंग सिस्टम में चला गया तो वो इन वीवो है। इन वीवो कहते हैं इनसाइड लिविंग सिस्टम। जब भी एक सेल के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई काम होगा वो इन वीवो है। आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, पेट्री डिशेस में, ट्यूब्स में, मशीन्स में, ग्लासवेयर में जो भी काम होगा वो इन विट्रो होगा। सो इन विट्रो जीन सिंथेसिस जो है वो की जा सकती है डीएनए सिंथेसाइजर मशीन के जरिए, और उसमें डीएनए सैंपल जो है वो क्रिएट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए सिंथेसाइजर मशीन। इसमें सीक्वेंस डालना होता है और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये मशीन जो है ग्लासवेयर में, ट्यूब्स में डीएनए का वो सीक्वेंस या वो जीन बना लेती है। ठीक है जी। दूसरा तरीका है कॉम्प्लीमेंट्री सीडीएनए। सीडीएनए की क्या जरूरत है? बेसिकली देखें, अगर जो तीसरा मेथड है उसका वो ये है कि जीन लें और उसको कट करें और उसको यूज कर लें, लेकिन सिंथेसिस की या सीडीएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनाने की जरूरत क्यों आ रही है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में। देखें, जो डीएनए से प्रोकैरियोट्स में, इन बैक्टीरिया, जो डीएनए से आरएनए बनता है वो सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। यूकैरियोट्स में डीएनए से जो आरएनए बनता है उसमें एक्सॉन भी होते हैं, इंट्रॉन भी होते हैं। इंट्रॉन स्प्लाइस होके निकाल दिए जाते हैं और एक्सॉन जोड़ के मैसेंजर आरएनए बन जाता है। इसलिए डायरेक्टली यूकैरियोट्स के जीन को इस तरह यूज करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें इंट्रॉन्स भी आ जाते हैं। इसलिए एक मेथड तो ये कि अगर हमें डीएनए का सीक्वेंस पता है तो वो हम मशीन में इनपुट करें और वो इनपुट के लिहाज से पूरा डीएनए का सीक्वेंस बना देगा। ठीक है जी, जीन सिंथेसिस हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि वो टिश्यू या वो सेल जिसमें वो जीन काम कर रहा है, जैसे अगर हमने इंसुलिन का जीन लेना है तो हम पैनक्रियाटिक
बीटा सेल्स लेंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, ठीक है जी। और उन सेल्स में से मैसेंजर आरएनए आइसोलेट करेंगे इंसुलिन का। उस मैसेंजर आरएनए ऑफ इंसुलिन के ऊपर एंजाइम डालेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था एचआईवी वायरस में, ठीक है। नेचुरली भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है और आरएनए वायरसेस यूज करते हैं उन्हें ड्यूरिंग देयर इन्फेक्शन। तो मैसेंजर आरएनए ऑफ इंसुलिन अगर हमने ले लिया, उसके ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अप्लाई किया जो आइसोलेट किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया है आरएनए वायरसेस से। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, मैसेंजर आरएनए को टेम्पलेट के तौर पे यूज करके उसके अकॉर्डिंग डीएनए बनाता है। ऐसा डीएनए, जो डीएनए से डीएनए बने उसको सिंपल डीएनए कहते हैं, जो आरएनए से डीएनए बने उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये एक मुख्तलिफ डीएनए, आम डीएनए किससे बनता है, हमेशा डीएनए से बनता है। cDNA उस डीएनए को कहा जाता है जो कि मैसेंजर आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बने, ठीक है जी। ये cDNA बन गया। अब इस cDNA को किसी भी वेक्टर के अंदर घुसा दें और फिर उसको बैक्टीरिया के अंदर घुसा दें, ठीक है जी। फिर जब भी जरूरत पड़े तो इन बैक्टीरिया को किल करके इस डीएनए को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जब ये सारा प्रोसेस होगा तो इसके नतीजे में जब जितने भी बैक्टीरिया होंगे, जब वो डिवाइड करेंगे, उनके अंदर प्लाज्मिड बढ़ेगा, तो ये हमारी मर्जी का cDNA भी बढ़ता चला जाएगा। और यही बैक्टीरिया ना सिर्फ क्लोनिंग ऑफ जीन करेंगे बल्कि उसका एक्सप्रेशन भी करेंगे और वो पर्टिकुलर इंसुलिन हार्मोन इन सेल्स में प्रोड्यूस भी होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो चीज है, स्टेप है कंपोनेंट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, वो है मॉलिक्यूलर सिसर्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी। एक्सोन्यूक्लियसेस होते हैं, एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं। एक्सोन्यूक्लियसेस हर सेल में होते हैं, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में। इसीलिए तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में हमने पढ़ा था कि एक साइड पे 7 मिथाइल जीटीपी 5 प्राइम एंड पे वो कैप लग गई और 3 प्राइम एंड पे पोली ए टेल लग गई, ताकि एक्सोन्यूक्लियसेस हमारे मैसेंजर आरएनए को जल्दी से खत्म ना कर दें। एक्सोन्यूक्लियसेस हर सेल में होते हैं और वो किसी भी डीएनए या आरएनए के शॉर्ट सेगमेंट को कट करके ब्रेक डाउन करने की सलाहियत रखते हैं। एक्सोन्यूक्लियसेस सेल का बचने का तरीका है, अगर उसके अंदर वायरस घुस रहा है तो उसके आरएनए या डीएनए को वो कैसे खत्म करे, ठीक है। एंडोन्यूक्लियसेस ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में होते हैं और पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो इस फील्ड में यूज करते हैं, उनमें क्या खास बात होती है, एंडोन्यूक्लियस कहीं से भी किसी सीक्वेंस को ब्रेक डाउन कर सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो है वो डीएनए को कट करते हैं डिफरेंट तरह से, ठीक है जी। ये देखें, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इकोलाई बैक्टीरिया से हासिल किया गया था, उसका नाम है EcoR1। वो क्या करता है, वो इस तरह कट करता है डीएनए को कि उसके स्टिकी एंड्स बन जाएं। जो प्लाज्मिड है उसको भी उसी से कट किया जाता है या वेक्टर, और जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, डिजायर्ड जीन है, उसको भी EcoR1 से कट किया जाता है। अब इसके स्टिकी एंड्स और इसके स्टिकी एंड्स क्योंकि एक दूसरे से मैच करेंगे तो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, इसलिए रिकम्बिनेंट डीएनए बन सकता है, ठीक है जी। यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। दीज आर कॉल्ड, इन सीक्वेंसेस को कहते हैं रिकग्निशन साइट्स, ठीक है जी। ये रिकग्निशन साइट्स होते हैं, दे हैव गॉट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, पैलिंड्रोम्स इंग्लिश के भी ऐसे वर्ड्स जिनको एक सिरे से पढ़ा जाए तब भी वही बने, दूसरे सिरे से पढ़ा जाए तब भी वही बने। जैसे सिविक वर्ड है, इधर से पढ़ें CIVIC, सिविक की स्पेलिंग है, और इधर से पढ़ें CIVIC, यानी इस साइड से और इस साइड से जो सेम वर्ड हो। रेस कार, RAS, इधर से भी पढ़े, ये देखें ये रेस कार है, रेस कार, इधर से पढ़ें RACE, रेस, CAR, कार। तो ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं पैलिंड्रोम्स which have got the same spelling from forward and backward, radar, refer, hana, solos, लेवल, मैडम, ठीक है ना। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस और वो या तो ब्लंट एंड बना सकते हैं या स्टिकी एंड्स बना सकते हैं। आपकी बुक में ये दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। क्लीवेज साइट अगर ये है, देखें ये GGCC और इधर से GGCC, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है। एक साइड से अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड ये है तो दूसरी साइड से 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी वही होगा, ठीक है जी। इस तरह के सीक्वेंस को कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अच्छा, ब्लंट एंड वो होता है कि अगर वो कट करे तो वो सीधा, जैसे छुरी से हमने काट दिया या कैंची से, दो धागे थे इनको हमने कैंची से काट दिया तो ये दोनों बिल्कुल कट गए, ये ब्लंट एंड है। ब्लंट एंड का
रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कोई काम नहीं है, इस ऐसे एंजाइम को हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन ऐसे एंजाइम जो कि ये देखें, ये अगेन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, GAATTC, और इधर से पढ़ें GAATTC। अब ये इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये इसकी रिकॉग्निशन साइट है और यहीं पे ये इसको कट करेगा, और जब कट करेगा तो ये स्टिकी एंड, ये देखें G और C इसी तरह इंडेक्ट रहा है, उसके बाद TTAA इधर से एक्सटेंड कर रहा है, ये स्टिकी एंड है और ये भी स्टिकी एंड है। अब अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये आपस में दोबारा भी जुड़ सकते हैं, या अगर इनसे मिलते जुलते और भी सीक्वेंसेस हों जो इसी एंजाइम से कट किए गए हों, EcoR1, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज व्हिच वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम E. coli बैक्टीरिया, तो ये इस्तेमाल हो सकते हैं इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, एक और इसकी एग्जांपल है। अच्छा, फिर जब कट कर लिया जीन को तो फिर उसको किसी मॉलिक्यूलर कैरियर में डालना है, वेक्टर में डालना है। वेक्टर क्या है? वेक्टर एक रक्षा है। ये क्या करता है? ये कैरी करता है फॉरेन डीएनए को फ्रॉम होस्ट सेल इनटू द होस्ट सेल, और ये मल्टीप्लाई भी कर सकता है। दीज आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, बेसिकली ये ज्यादातर बैक्टीरियल ओरिजिन के होते हैं और इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहली बात इसमें क्या होनी चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ताकि ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट हो सके। दूसरी चीज में क्या होनी चाहिए? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, क्योंकि जब हमने बाद में आइडेंटिफाई करना होता है साइंटिस्ट ने कि किस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पहुंचा है या नहीं, तो या वेक्टर पहुंचा या नहीं, तो फिर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या करते हैं, फिर उन बैक्टीरिया को उसी एंटीबायोटिक में ग्रो करते हैं। तो जिनमें ये प्लाज्मिड या वेक्टर पहुंचा होगा वो जिंदा रह जाएंगे और उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, फिर उनको ग्रो किया जाएगा, और जिनमें ये नहीं पहुंचा होगा वेक्टर, वो उस एंटीबायोटिक की वजह से मर जाएंगे। ठीक है जी, सो ये एक रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट हो, रिस्ट्रिक्शन साइट हो और उन रिस्ट्रिक्शन साइट के बीच में हम अपनी मर्जी का जीन इंसर्ट कर सकें। ठीक है जी, ये रिस्ट्रिक्शन साइट कौन सी साइट है? यही जो अभी हमने आइडेंटिफाई की, ये एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, ये एक रिस्ट्रिक्शन, ऐसी स्टिकी एंड वाली रिस्ट्रिक्शन साइट मौजूद हो यहाँ पे, और प्रोमोटर भी इसमें मौजूद हो उसके करीब, ताकि इस जीन का एक्सप्रेशन हो सके। नेक्स्ट, ये एक और तरह का कुछ एग्जांपल्स जो हैं प्लाज्मिड। ठीक है जी, एक और जो एग्जांपल है वो कॉस्मिड। कॉस्मिड जो है लैम्डा फेज डीएनए इसके अंदर मौजूद होता है, इसकी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मिड एंड फेज डीएनए। इसमें एक खास जीन होता है कॉस जीन, इसी वजह से इसका नाम कॉस्मिड है। इसमें भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, रिस्ट्रिक्शन साइट है, और यहाँ पे जीन को इंसर्ट किया जा सकता है। अच्छा, जब एक दफा मिक्स कर लिया दोनों तरह के डीएनए को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को और अपने वेक्टर को, दोनों को कट किया गया था सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, दोनों के स्टिकी एंड्स थे। अब वो स्टिकी एंड्स आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, लेकिन उनमें अभी गैप है, ये गैप कहलाता है निक। इस निक को कैसे सील किया जाता है? इट इज सील्ड विद अ मॉलिक्यूलर ग्लू कॉल्ड डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इस स्टेप पे ऐड किया जाता है और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज। सो डीएनए लाइगेज इज यूज्ड एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू, और ये अनील कर देते हैं और ज्वाइन कर देते हैं स्टिकी एंड्स को ऑफ टू डिफरेंट डीएनए फ्रैगमेंट्स। अच्छा, फिर जब एक दफा ये काम हो गया तो फिर इसको एक्सप्रेशन सिस्टम में डालना है। एक्सप्रेशन सिस्टम का क्या मतलब है? ये देखें, ये बैक्टीरिया है जिसको तोड़ा, इसका प्लाज्मिड निकाला, ये सेल है जिसको तोड़ा, इसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला, इन दोनों को मिक्स किया, पहले इन दोनों को कट किया विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसकी वजह से इनके स्टिकी एंड सेम हुए। अब ये दोनों को मिक्स किया तो रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया जो कि प्लाज्मिड है। इस रिकम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड को नए जिंदा बैक्टीरिया में डालना और फिर वहां पे उसकी ग्रोथ और उसको सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, और फिर उसके जरिए उस जीन को की कॉपीज को बढ़ाना और उस जीन के प्रोडक्ट को बढ़ाना, ये सब कुछ जो है ये एक्सप्रेशन सिस्टम का काम है। सो बैक्टीरियल सेल्स जो हैं दीज आर एक्सीलेंट एक्सप्रेशन सिस्टम, जिसमें कि हमारी मर्जी का जीन बढ़ता भी जाता है और अपना काम करता जाता है। नाउ वी कम टूवर्ड्स स्टेप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये वही डायग्राम है जो आपकी बुक में है। अगेन जो अब शुरू टॉपिक से डिस्कस कर रहे हैं, ये वो हमारा सेल है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालेंगे या डीएनए सिंथेसाइज करेंगे डीएनए सिंथेसाइजर से, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे सेल से, या जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली कट करेंगे, कुछ भी करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी
कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और वेक्टर जो कि इस केस में प्लाज्मिड है जो इस बैक्टीरिया से लिया गया उसको भी कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। फिर इन दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसमें डीएनए लाइगेज डालेंगे। जब ये डीएनए लाइगेज की वजह से दो तरह के डीएनए जुड़ जाएंगे तो रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अब ये जो प्लाज्मिड है इसको बैक्टीरियल सेल में डालेंगे। जब ये एक्सप्रेशन सिस्टम में पहुंच जाएगा होस्ट सेल में, तो फिर इस होस्ट सेल को आइडेंटिफाई करेंगे कि वाकई पहुंच गया। फिर उसको ग्रो करेंगे, क्लोनिंग होगी, बहुत सारे जीन्स बन जाएंगे, साथ ही साथ वो प्रोडक्ट भी बनाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे बेसिक रिसर्च और वेरियस एप्लीकेशन है। बेसिक रिसर्च ऑन जीन की जाएगी। जब जीन की बहुत सारी कॉपीज बन गई फिर उसको मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए इसको इंसर्ट किया जाए प्लांट्स में, यानी कि ऐसे प्लांट्स बनाए जाए कीड़े मकोड़े उनको खाएं तो वो खुद ही मर जाएं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स अलग से ना स्प्रे करने पड़े, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हों। या जैसे जीन्स को यूज किया गया है टू अल्टर बैक्टीरिया विच कैन क्लीन द टॉक्सिक वेस्ट इन द ओशंस, रिवर्स एंड वाटर बॉडीज। या इसकी प्रोटीन के ऊपर बेसिक रिसर्च की जाए। ये जीन के ऊपर बेसिक रिसर्च है। इसके बाद यहाँ पे इसकी जो प्रोटीन है इसके ऊपर बेसिक रिसर्च की गई, और ये डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स को इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि प्रोटीन विच कैन डिजॉल्व ब्लड क्लॉट्स इन हार्ट अटैक थेरेपी, या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ट्रीटमेंट फॉर द स्टंटेड ग्रोथ इन ह्यूमंस। अच्छा, एक दफ़ा जब हमने इस तरह रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मुताबिक काम कर लिया तो ये जो एक्सप्रेशन सिस्टम है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है? इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ आइदर केमिकल वेज और इलेक्ट्रिकल वेज। अगर इलेक्ट्रिकल स्पार्क भी थोड़ा सा इनको यानी दिया जाए उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि उनकी मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाती है और उसमें प्लाज्मिड्स एंटर हो सकते हैं। और अदरवाइज जो रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया है उसको घुसाने के लिए क्या किया जाता है कि उस मीडियम में, ये देखिए ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है और बाहर वो प्लाज्मिड है जिसके अंदर हमारा मर्जी का जीन मौजूद है। इस सोल्यूशन में अगर कैल्शियम क्लोराइड डाला जाए तो कैल्शियम क्लोराइड मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बढ़ा देता है और ये प्लाज्मिड विद द डिजायर्ड जीन एंटर हो जाते हैं इनटू द एक्सप्रेशन सिस्टम दैट इज अलाइव बैक्टीरिया। एक दफा जब वो घुस गए तो फिर इसको आइडेंटिफाई भी करना होता है दैट विच ऑफ द बैक्टीरिया हैव गॉट द डिजायर्ड जीन। देखें ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है और ये ऐसा सेल है जिसमें कि हमारी मर्जी का जीन और प्लाज्मिड मौजूद है। ठीक है जी। और ये ऐसा सेल है जिसमें कि प्लाज्मिड तो घुसा है लेकिन जीन नहीं घुसा। इन तीनों को स्पेसिफिक तरह ग्रो किया जाता है जेल में और इसमें वो जीन डाला, वो एंटीबायोटिक डाला जाता है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इस प्लाज्मिड में था। अब जब ग्रोथ होगी तो किन की होगी? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनीज की, यानी जिसमें हमारी मर्जी का प्लाज्मिड मौजूद था। इस तरह न्यूट्रिएंट मीडियम की प्रॉपर सिलेक्शन से पर्टिकुलरली वो जीन कंटेनिंग प्लाज्मिड कंटेनिंग सेल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उनको फिर आइसोलेट करके ग्रो किया जा सकता है। अच्छा, द सेकेंड वे ऑफ क्लोनिंग जीन्स इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर क्या करता है? ये क्लोन करता है, ये एम्पलीफाई करता है पीस ऑफ डीएनए इनटू 1000 to 1 million कॉपीज बाय इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन। अभी तक हमने डीएनए रेप्लिकेशन जो पढ़ी वो हमने इन विवो पढ़ी, सेल के अंदर हो रहा है, चाहे प्रोकैरियोट के सेल के अंदर हो रहा है चाहे यूकैरियोट, हमेशा सेल के अंदर हो। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन आउटसाइड द सेल भी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेजेस। लेकिन पीसीआर करने के लिए हमें हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, क्योंकि डीएनए आमतौर पे एक दूसरे के साथ दोनों स्ट्रैंड जुड़े होते हैं। डीएनए को अलग करने का जो इजीएस्ट वे है वो ये कि उसको हीट अप किया जाए। लेकिन आम हालात में अगर डीएनए को हीट अप करें वो तो दो स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, लेकिन पॉलीमरेज उस हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं रहेगा, डैमेज हो जाएगा। तो हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से आइडेंटिफाई किया गया? इट इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस, और ये टैक पॉलीमरेज है जो कि बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस से निकाला गया। हॉट स्प्रिंग्स ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। डिफरेंट नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स दे कंटेन बैक्टीरिया which can grow at very high temperature, even 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं। उन बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस, और उनके अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज इस हाई टेम्परेचर पे काम करता है वो हीट स्टेबल डीएनए जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज स्टेबल इज अराउंड 95 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर डीनेचरिंग डीएनए एंड इन द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। पीसीआर मिक्सचर चाहिए होता है, पीसीआर मशीन चाहिए होती है। पीसीआर मिक्सचर को इस तरह की छोटी ट्यूब्स में डाला जाता है, पेंडॉर्फ ट्यूब्स, और इसमें टैक डीएनए पॉलीमरेज डाला जाता है। सारी तरह के चारों तरह के
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स डाले जाते हैं, यानी एटीपी, डीटीपी, डीएटीपी एडेनिन वाला, ग्वानिन वाला, साइटोसिन वाला और थाइमिन वाला। ठीक है जी। बफर्स डाले जाते हैं ताकि उसका पीएच मेंटेन हो। टेम्पलेट डीएनए डाला जाता है और रिक्वायर्ड प्राइमर्स डाले जाते हैं। और इन सब को इस तरह की मशीन, पीसीआर मशीन, विच इज बेसिकली अ थर्मोसाइक्लर, ये पीसीआर मिक्सचर है जिसको रिएक्शन मिक्सचर भी कहते हैं। ये पीसीआर मशीन है जिसको थर्मोसाइक्लर भी कहते हैं। थर्मोसाइक्लर का क्या मतलब है कि इस मशीन में जब ये छोटी छोटी ट्यूब्स इस जगह पे डाल के बंद कर दिया जाता है इसके कवर को, और इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन इनपुट कर दी जाती है, तो ये मशीन टेम्परेचर चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ये पीसीआर कंपोनेंट्स हैं: डीएनए सैंपल, प्राइमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, टैग पॉलीमरेज, बफर्स एंड पीसीआर ट्यूब। ये थर्मल साइक्लर या थर्मोसाइक्लर मशीन है, पीसीआर मशीन। जब ये कंपोनेंट्स इस ट्यूब में डाल के इस मशीन में डाले जाते हैं, तो जो पीसीआर का प्रोसेस 1 साइकिल में होता है, उसमें पहला स्टेप होता है डीनेचरेशन। डीनेचरेशन आपकी बुक में टेम्परेचर लिखा है 94 टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ये डीनेचरिंग का स्टेप 1 मिनट के लिए होता है। इसका क्या मकसद होता है? इस हाई टेम्परेचर पे डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स ए और टी के दरमियान और सी और जी के दरमियान है, वो हाई टेम्परेचर पे टूट जाते हैं। इसको कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ डीएनए। द टू स्ट्रैंड्स हैव बिकम सेपरेट। अब जब ये सेपरेट हो गए तो फिर इसको 1 मिनट के बाद थर्मोसाइक्लर मशीन किस टेम्परेचर पे लाती है? 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है जी। आपकी बुक में 54 लिखा हुआ है, वो भी ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं एनीलिंग। एनीलिंग 2 मिनट्स के लिए की जाती है। इसमें क्या होता है? प्राइमर्स अगर मैच कर रहे हैं, मौजूद हैं इस सीक्वेंस से मैचिंग कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स, तो वो अटैच हो जाएंगे रिस्पेक्टिव साइट से। एक दफा जब प्राइमर अटैच हो गया तो फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज, जो इस केस में स्पेशल कौन सा पॉलीमरेज है? डीएनए पॉलीमरेज का नाम है टैग पॉलीमरेज। इट इज अ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्मो, किस बैक्टीरिया से इसको निकाला गया था? The bacteria name is Thermus aquaticus। ठीक है जी। तो उस बैक्टीरिया से ये टैग पॉलीमरेज निकाला गया है। ये इस जब भी प्राइमर अटैच होगा वो अपना काम करना शुरू कर देगा और चेन एलोंगेशन इधर से भी और इधर से भी शुरू हो जाएगी। एक्सटेंशन का प्रोसेस होगा एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 to 2 मिनट्स। एज अ रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एक डीएनए से बिल्कुल वैसे ही 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। दिस इज 1 साइकिल। ऐसे साइकिल रिपीट होंगे और बार बार ये डीएनए एम्पलीफाई हो जाए। लेट्स लुक एट पीसीआर फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द डीएनए। इसका इतना हिस्सा है जो हम एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं। जब फर्स्ट स्टेप पे इसको डीनेचर किया जाएगा, डीनेचरेशन एट 94 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 2 डीएनए अलग अलग हो जाएंगे और टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करेंगे। अब इस सिरे के लिए एक प्राइमर मौजूद है, इस सिरे के लिए एक प्राइमर मौजूद है। इसके इधर जो डीएनए वो एम्पलीफाई नहीं हो रहा, इसके इधर जो डीएनए वो एम्पलीफाई नहीं हो रहा। इस हिस्से से लेकर इस हिस्से तक डीएनए एम्पलीफाई होना है। तो यहाँ पे एक प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम अटैच होगा और यहाँ पे इसी जो हमारा ये हमने साइंटिस्ट ने डिसाइड करना है कि किस हिस्से से किस हिस्से तक। दूसरे इसी डीएनए से के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के लिहाज से दूसरे सिरे का दूसरा प्राइमर, इसका सीक्वेंस डिफरेंट होगा, इसका सीक्वेंस डिफरेंट होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो अटैच हुआ है ये इसका 3 प्राइम एंड अवेलेबल है जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंशन कर सके, इसका भी 3 प्राइम एंड अवेलेबल है। ये बात हमें पता है कि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सटेंशन कर सकता है। इधर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, इधर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। कोई लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड नहीं है, जैसे हमने इन वीवो डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था। 2 तरह के प्राइमर्स ऐड करने का इस प्रोसेस में मकसद ये है कि दोनों तरह के सिरों के प्राइमर्स मौजूद हैं। कोई प्राइमेज एंजाइम नहीं डाला, कोई हेलिकेज एंजाइम नहीं डाला। हमने जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ी थी बहुत तरह के एंजाइम्स पढ़े थे, सिर्फ एक एंजाइम डाला है, टैग पॉलीमरेज विच इज अ डीएनए पॉलीमरेज। बाकी कोई एंजाइम नहीं डाला। बाकी सारे काम किसके जरिए हो रहे हैं? टेम्परेचर चेंज के जरिए। सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है आउटसाइड द लिविंग सेल। सेकंड स्टेप है एनीलिंग, 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 54 आपकी बुक में लिखा है, दोनों ठीक है। और ये 2 मिनट्स पे ये टेम्परेचर रहेगा तो एनीलिंग ऑफ प्राइमर हो जाएगा। फिर स्टेप 3
एक्सटेंशन 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 1 to 2 मिनट्स टैग पॉलीमरेज अटैच होगा और इधर नए न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करता चला जाएगा यहां तक और यहां तक। अब जैसे ये 1 to 2 मिनट्स कंप्लीट होंगे तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। ठीक है जी, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस अब ये भी डबल स्टैंडर्ड हो गया, ये भी डबल स्टैंडर्ड हो गया। अब ये प्रोसेस रिपीट होगा 20 to 40 टाइम्स हर थोड़ी देर बाद। यानी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये देखें, ये टारगेट डीएनए है। फर्स्ट स्टेप पे डीनेचरेशन, दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। सेकंड स्टेप एनीलिंग, प्राइमर आके अटैच हो गए। थर्ड स्टेप एक्सटेंशन, डीएनए पॉलीमरेज ने बढ़ा दिया इस सीक्वेंस को। अब ये एक धागे से 2 धागे हो गए फर्स्ट साइकिल में। ये टोटल टाइम कितना आपकी बुक के लिहाज से 1 मिनट फॉर डीनेचरेशन, 2 मिनट फॉर एनीलिंग, 1 to 2 मिनट फॉर एक्सटेंशन, तकरीबन 4 to 5 मिनट्स में एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, इसके बाद इस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फर्स्ट साइकिल एक डीएनए से 2 बन गए। सेकंड साइकिल में भी ऐसे होगा, 2 से 4 डीएनए बन जाएंगे हमारे डिजायर्ड मर्जी के। सारा डीएनए नहीं, बहुत बड़ा जीनोमिक डीएनए डाला है, उसमें से कुछ हिस्सा हम बढ़ा रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं। और थर्ड साइकिल में ये 4 से 8 हो जाएंगे। उससे नेक्स्ट स्टेप पे 8 से डबल, हर स्टेप पे डबल हो रहे हैं। 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 to 64, ये हर स्टेप पे डबल होते चले जाएंगे। हत्ता के 20 to 40 साइकिल्स में ये 1000 to million कॉपीज बन जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? आपको आजकल पता होगा कि ये जो कोरोना टेस्ट हो रहा है तो उसमें पीसीआर किया जाता है। जब आपके गले से, मेरा भी हुआ है 2 दफा टेस्ट, अल्लाह का शुक्र है नेगेटिव आया, लेकिन उसमें क्या करते हैं, हमारे गले से जो सैंपल लिया उसमें हो सकता है हमारे गले में हमारे सेल भी हो, बैक्टीरिया का भी डीएनए हो और भी वायरसेस हो। लेकिन जब उस पर्टिकुलर डीएनए की जो हमारे गले से लिया गया है उसका पीसीआर किया जाता है तो प्राइमर किसके डाले जाते हैं? कोरोना वायरस के स्पेसिफिक सीक्वेंस, कोविड 19 के स्पेसिफिक सीक्वेंस, वो सीक्वेंस जो सिर्फ कोविड 19 में है, किसी और बैक्टीरिया, किसी वायरस, किसी यूकैरियोटिक हमारी बॉडी के सेल में नहीं है, उसके प्राइमर्स डाले जाते हैं और पीसीआर प्रोवाइड किया जाता है सारी सिचुएशन। यानी उसमें सब कुछ डाला, रिएक्शन मिक्सर में सब कुछ डाला, डीएनए प्राइमर डाले, कोविड 19 के वायरस के डीएनए पॉलीमरेज डाला, टैग पॉलीमरेज, डीएनटीपी, सारी तरह के न्यूक्लियोटाइड्स डाले और ये सब कुछ किया। अगर मेरी बॉडी में वो वायरस मौजूद है, वो डीएनए मौजूद है कोरोना का, कोविड 19 का, तो उसका नंबर बढ़ता चला जाएगा। जब वो बहुत सारे होंगे फिर वो टेस्ट करके आसानी से पता लग जाएगा कि हाँ जी वो वाकई मौजूद था। अगर ऐसा हुआ तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन जिसकी बॉडी में वो वायरस नहीं है तो वो प्राइमर कहीं अटैच नहीं हो सकेगा। वो ये सब प्रोसेस बार बार उसको हीट, डीएनए स्ट्रैंड को हीट करेंगे, फिर अनील करने की कोशिश करेंगे, फिर सिंथेसिस, कुछ भी नहीं होगा। ये सारी चीजें फालतू रह जाएंगी। वो जो डीएनए है उसको 20 मिनट, 40 मिनट, जितनी देर मर्जी पीसीआर मशीन में रखें, वो सीक्वेंस एम्पलीफाई नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल सैंपल में वो नहीं था, तो टेस्ट की रिपोर्ट क्या आएगी? नेगेटिव। ठीक है जी। जीनोमिक डीएनए का सिर्फ वो हिस्सा बढ़ सकता है जो कि हमने प्राइमर जिसके कॉम्प्लीमेंट्री डाला है। ठीक है जी। अगर हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करना है पीसीआर के जरिए तो हेपेटाइटिस बी के वायरस के अकेले, जो और किसी वायरस में नहीं है, सिर्फ हेपेटाइटिस बी के वायरस में, उसके प्राइमर इस्तेमाल करने होंगे। अगर एड्स का टेस्ट करना है तो एचआईवी वायरस के खास जीनोम के खास प्राइमर्स डालने होंगे और वो अगर एम्पलीफाई होगा तो वो एड्स टेस्ट पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। द थर्ड मेथड ऑफ मेकिंग क्लोन्स ऑफ जीन इज मेकिंग जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोम किसको कहते हैं? टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी अगर मेरा जीनोम है तो मेरा टोटल डीएनए जो है दैट इज माय जीनोम। अगर मैं अपनी जीनोमिक लाइब्रेरी बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी? अपने सेल्स लूंगी, उनका डीएनए अलग करूंगी, सारे का सारा डीएनए 46 के 46 क्रोमोसोम, और उन सब को कट करूंगी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। वो मुख्तलिफ जगहों से कट जाएंगे, कोई बड़े कोई छोटे पीस बन जाएंगे। उन सब को डाल देना है प्लाज्मिड वेक्टर में। बहुत सारी तरह के पीस बनेंगे 46 क्रोमोसोम के। अगर 100 टुकड़े होते हैं तो सोचो 4600 पीसेज हैं। 4600 पीसेस 4600 प्लाज्मिड वेक्टर में कम से कम जाएं। बहुत सारे वेक्टर्स में डालना पड़ेगा, फिर उनको बहुत सारे बैक्टीरिया में डालना पड़ेगा। अब ये जो बैक्टीरिया हैं इसमें मेरा पूरा जीनोम मौजूद है। अब अगर इनको मैं ड्राई फ्रीज कर लूं तो लंबे अरसे तक वो बाकी रहेंगे। जीनोमिक बैंक्स बनाए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान का जो जीनोमिक बैंक है वो क्या कर रहा है?
पाकिस्तान के प्लांट्स, पाकिस्तान के एनिमल्स, पाकिस्तान के ह्यूमंस के जीनोम को इस तरह करके उनकी पूरी जीनोमिक लाइब्रेरी बने। एक ऑर्गेनिज्म की एक जीनोमिक लाइब्रेरी बनेगी और सब ऑर्गेनिजम्स की अगर हम इकट्ठी कर रहे हैं तो वो बहुत सारे जीनोमिक बैंक बन जाएंगे। इससे क्या फायदा है? अगर कोई एनिमल जैसे लेट सपोज पांडा तो खैर एक्सटिंक्शन से बच गए, मैं एग्जांपल के तौर पे, अगर पांडा एक्सटिंक्ट होने वाले थे और हमने उनकी जीनोमिक लाइब्रेरी बना ली है और वो एक्सटिंक्ट हो गए लेट सपोज, तो हमारे पास उनका जीनोम मौजूद है। अगर हम उनके किसी जीन से फायदा उठाना चाहते हैं तो हम उस पर्टिकुलर जीन को इस जीनोमिक लाइब्रेरी से निकाल सकते हैं और उसको डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बढ़ा सकते हैं और दोबारा वो डिजायर्ड प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। आपको पता है ड्यू टू पोल्यूशन एक्सटिंक्शन रेट बहुत फास्ट है, डेली हजारों एनिमल्स और प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। अगर उनकी जीनोमिक लाइब्रेरीज बनी होंगी तो हम उनके जीन से बाद में भी फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज वो एक्सटिंक्ट हो गए तो फिर हमारे पास उनका जीनोम नहीं होगा। अब एक दफा जब जीनोमिक लाइब्रेरी बन गई तो फिर उसमें से अपना डिजायर्ड जीन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है कि उन बैक्टीरियल कॉलोनीज को दोबारा ग्रो करें एगर मीडियम पे और उनको ट्रांसफर करते हैं एक स्पेशल फिल्टर मेम्ब्रेन पे जिसपे वो चिपक जाते हैं। फिर उन बैक्टीरियल सेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और उस पर डीएनए को डीनेचर करते हैं ताकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बने और फिर अपना जो हमें चाहिए डीएनए उसका प्रोब लेबल्ड, यानी लेबल्ड क्या होता है, उसके साथ रेडियोएक्टिव या फ्लोरोसेंट डाई अटैच होता है, वो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जिस जगह पे हमारा मर्जी का रिक्वायर्ड जीन मौजूद है वो प्रोब उसके साथ अटैच हो जाएगा और वो अपनी फ्लोरेसेंस या रेडियोएक्टिविटी की वजह से पहचाना जाएगा। उन कॉलोनीज को फिर हम ओरिजिनल प्लेट पर से सेपरेट करेंगे, यानी ये दो जब आए हैं ना, इसका मतलब है कि ये दो कॉलोनीज हैं जिनमें कि हमारी मर्जी का जीन मौजूद है। फिर इनको ग्रो करके और इनकी क्लोनिंग की जा सकती है, जीन को बढ़ाया जा सकता है, जीन के प्रोडक्ट को बढ़ाया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।